द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि त्योहारों के दिन जब लाखों लोग एक साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोस एक सोशल मीडिया ऐप पर डालते हैं तो वो ऐप क्रैश क्यों नहीं होता? या जब आप एक बड़े डिजाइन प्रोजेक्ट की हाई रेजोल्यूशन फाइल किसी क्लाउड सर्विस पर भेजते हैं तो वो इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाती है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत दिलचस्प है। पारंपरिक तरीके में होता यह है कि सारा डेटा आपके एप्लीकेशन के सर्वर से होकर गुजरता है। कल्पना कीजिए, एक ही टोल बूथ पर लाखों गाड़ियां एक साथ आ जाएं। नतीजा एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम। हाँ, सर्वर का भी यही हाल होता है। वो डेटा ट्रांसफर के भारी बोझ तले दब जाता है, परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है और उसे चलाने का खर्च वो तो आसमान छूने लगता है। और इसका दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, अगर आप ट्रैफिक जैम से बचने के लिए हर गाड़ी को टोल बूथ बाईपास करने का सीधा रास्ता दे दें तो सिक्योरिटी का क्या होगा? हाँ, कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। आप अपने डेटा पर से कंट्रोल खो देते हैं। तो सवाल ये है कि क्लाउड एप्लीकेशंस की दुनिया में स्पीड और सिक्योरिटी के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाया जाए? ठीक है, इसे परत दर परत समझते हैं। आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एजर आर्किटेक्चर सेंटर का एक डॉक्यूमेंट है जो इसी समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान बताता है। वैले की पैटर्न। इसका नाम ही इसकी सारी खूबी बता देता है। जैसे एक होटल का वैलेट आपकी कार पार्क करने के लिए आपसे चाबी लेता है, लेकिन उस चाबी से वो सिर्फ पार्किंग तक जा सकता है। हाँ, आपके ग्लव बॉक्स या ट्रंक को नहीं खोल सकता, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। ठीक वैसे ही ये पैटर्न आपके डेटा तक लिमिटेड, कंट्रोल्ड और टेम्पररी एक्सेस देता है। तो सबसे पहले इस समस्या की जड़ों तक चलते हैं। आपने दो तरीकों का जिक्र किया, एक धीमा और एक असुरक्षित। इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहला तरीका, जिसे सोर्स में एप्लीकेशन एज अ गेटकीपर कहा गया है, वो क्या है? देखिए, गेटकीपर मॉडल में आपकी एप्लीकेशन एक सख्त चौकीदार की तरह काम करती है। अच्छा। हर फाइल, चाहे वो अपलोड हो या डाउनलोड, पहले एप्लीकेशन सर्वर के पास आती है। सर्वर क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करता है, परमिशंस चेक करता है, फिर स्टोरेज से डेटा लाकर क्लाइंट को देता है, या क्लाइंट से लेके स्टोरेज में डालता है। बिल्कुल। सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत मजबूत है, क्योंकि हर चीज पर एप्लीकेशन का कंट्रोल है। लेकिन इसका नुकसान? इसका सबसे बड़ा नुकसान है स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, सर्वर पर बोझ बढ़ता जाता है। आपको ज्यादा पावरफुल, ज्यादा महंगे सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं, और फिर भी एक लिमिट के बाद सिस्टम धीमा पड़ ही जाता है। मतलब सारा बोझ एक ही जगह पर आ जाता है, जो सिस्टम का बॉटलनेक बन जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा तरीका, जिसमें क्लाइंट्स को डायरेक्ट एक्सेस दिया जाता है? वो तरीका परफॉर्मेंस के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से एक बुरे सपने जैसा है। कैसे? इसमें आप क्लाइंट को स्टोरेज के क्रेडेंशियल्स, यानी एक तरह से मास्टर की, दे देते हैं। अब क्लाइंट सीधे स्टोरेज से बात कर सकता है, सर्वर बीच में नहीं आता। तो अपलोड डाउनलोड बहुत फास्ट होते होंगे? रॉकेट की स्पीड से। लेकिन एक बार वो मास्टर की क्लाइंट के पास चली गई तो एप्लीकेशन का कंट्रोल खत्म। अब वो गेट कीपर नहीं रही। वो कुछ भी कर सकता है फिर? कुछ भी। डेटा देख सकता है, डिलीट कर सकता है, या उसे पब्लिक भी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जहां हजारों लाखों अनट्रस्टेड क्लाइंट्स हो सकते हैं, ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ मजबूत लेकिन धीमा चौकीदार है, और दूसरी तरफ तेज लेकिन पूरी तरह से खुला दरवाजा। वैलेट की पैटर्न इन दोनों के बीच का रास्ता कैसे निकालता है? ये काम कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया बहुत ही एलिगेंट और सीधी है। इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, क्लाइंट को जब कोई फाइल एक्सेस करनी होती है तो वो सीधे स्टोरेज के पास नहीं जाता, वो एप्लीकेशन से एक्सेस रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, एप्लीकेशन के पास। दूसरा, एप्लीकेशन, जो हमारा गेटकीपर है, उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करती है। ये देखती है कि क्लाइंट ऑथेंटिक है या नहीं, और क्या उसे वो फाइल एक्सेस करने की परमिशन है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों। हाँ। तीसरा, सब कुछ सही होने पर एप्लीकेशन एक स्पेशल की या टोकन जनरेट करती है। यही हमारी वैलिड की है। ये मास्टर की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टेम्पररी लिमिटेड एक्सेस की है। और चौथा स्टेप? एप्लीकेशन ये की क्लाइंट को वापस भेज देती है। अब क्लाइंट इस वैलिड की का इस्तेमाल करके बिना एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू जाए सीधे स्टोरेज से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, तो सर्वर इस हैवी लिफ्टिंग से पूरी तरह आजाद हो जाता है? पूरी तरह से। तो सर्वर का काम सिर्फ एक छोटी सही चाबी बनाकर देने तक सीमित हो गया। जो काम पहले जीबीज ऑफ डेटा ट्रांसफर का था, अब वो कुछ केबीज की एपीआई कॉल बन गया। एग्जैक्टली। ये तो स्केलेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन इस की में ऐसा क्या खास है
जो इसे मास्टर की से अलग और सुरक्षित बनाता है। यहाँ पर इसकी असली खूबी छुपी है। इस की पर बहुत ही बारीक यानी ग्रैन्युलर कंट्रोल होता है 3 स्तरों पर। अच्छा। पहला, ये टाइम लिमिटेड होती है। आप तय कर सकते हैं कि ये की सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगी। और उसके बाद? उसके बाद ये अपने आप बेकार हो जाएगी, जैसे मिशन इम्पॉसिबल का सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज। ठीक है। दूसरा, ये रिसोर्स स्पेसिफिक होती है। ये की पूरे स्टोरेज का एक्सेस नहीं देती, ये सिर्फ एक खास रिसोर्स का एक्सेस देती है, जैसे यूजर की प्रोफाइल पिक्चर वाली एक पर्टिकुलर फाइल या उसके अपलोड्स वाले फोल्डर का। सिर्फ एक चीज का एक्सेस। हाँ। और तीसरा, ये परमिशन स्पेसिफिक होती है। आप ये भी तय कर सकते हैं कि इस की से क्या किया जा सकता है, जैसे सिर्फ फाइल अपलोड करने की परमिशन देना, पर उसे पढ़ने या डिलीट करने की नहीं। मतलब राइट ओनली एक्सेस। बिल्कुल, राइट ओनली, रीड ओनली, जो भी आपकी जरूरत हो। ये सुनने में तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू करते वक्त जरूर कुछ चुनौतियां आती होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई डाउनसाइड ना हो? बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में ही इसकी सफलता या विफलता छुपी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है की वैलिडिटी पीरियड तय करना। अच्छा। ये एक दोधारी तलवार है। मतलब? अगर अपलोड में 10 मिनट लगने वाले हैं और की सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड है, तो ट्रांसफर बीच में ही फेल हो जाएगा। हाँ। और अगर की का टाइम बहुत लंबा रख दिया, मान लीजिए 1 घंटे, और वो की लीक हो गई, तो 1 घंटे तक उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। एग्जैक्टली। ये सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस के बीच एक नाजुक संतुलन है। कुछ एडवांस सिस्टम्स में फाइल के साइज के हिसाब से की वैलिडिटी डायनामिकली एडजस्ट की जाती है, लेकिन वो सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये सुनने में तो बहुत सिक्योर लगता है, लेकिन क्या इसमें डिनायल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक का खतरा नहीं है? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्या कोई अटैकर बार बार लाखों टोकन रिक्वेस्ट्स भेजकर हमारे उस लाइटवेट एपीआई को ही डाउन नहीं कर सकता जो ये कीज जनरेट कर रहा है? हाँ, ये खतरा बिल्कुल है। वैलिड की पैटर्न डेटा ट्रांसफर को तो ऑफलोड करता है, लेकिन टोकन जनरेशन एंड पॉइंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसीलिए उस एपीआई पर ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, मतलब एक यूजर 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट्स कर सकता है? हाँ, और बॉट डिटेक्शन जैसे मेजर्स लगाना बहुत जरूरी है। बिना इन सुरक्षा उपायों के आप एक दरवाजे पर ताला लगाकर दूसरा दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। और डेटा की अपनी सिक्योरिटी का क्या? चाबी तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो डेटा अपलोड हो रहा है वो सेफ है, इसकी क्या गारंटी है? सही कहा। इसीलिए ये जरूरी है कि अपलोड किए गए सारे डेटा को बाद में वैलिडेट और सैनिटाइज किया जाए, ताकि कोई मलिशियस कंटेंट जैसे वायरस या हार्मफुल स्क्रिप्ट सिस्टम में ना आ जाए। और की को डिलीवर करना? की को हमेशा एक सिक्योर चैनल जैसे HTTPS पर ही क्लाइंट तक भेजना चाहिए, वरना उसे बीच में ही कोई चुरा सकता है। सही बात है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जहां हमने ये पैटर्न इंप्लीमेंट नहीं किया था। अच्छा। लॉन्च डे पर एक वायरल वीडियो अपलोड होने की वजह से हमारा मेन एप्लीकेशन सर्वर क्रैश हो गया। उस दिन के बाद से वैलिड की पैटर्न हमारी टीम के लिए बाइबल बन गया। ठीक है, तो अब जब हमने इसकी बारीकियों और चुनौतियों को समझ लिया है, तो ये पैटर्न असल में किन सिनेरियोज में सबसे ज्यादा चमकेगा? ये पैटर्न तब बहुत उपयोगी है जब पहला, आपको एप्लीकेशन का रिसोर्स लोड कम करके परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना हो। ठीक है। दूसरा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना हो, क्योंकि डेटा ट्रांसफर का काम एप्लीकेशन सर्वर से ऑफलोड हो जाता है, जिससे कम कंप्यूट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, जब यूजर्स को अक्सर बड़ी फाइल्स जैसे वीडियोस, ऑडियो फाइल्स या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अपलोड या डाउनलोड करनी पड़ती हैं। सही। और चौथा, जब आपका डेटा किसी रिमोट डेटा स्टोर या दूसरे डेटा सेंटर में रखा हो, तब एप्लीकेशन के थ्रू डेटा राउट करने से 2 गुना बैंडविड्थ कॉस्ट लगता है, जिससे ये पैटर्न बचा लेता है। और इसका उल्टा क्या है? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां इस पैटर्न को यूज करना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन को डेटा को स्टोरेज में सेव करने से पहले उस पर कोई जरूरी काम करना है। जैसे हर अपलोड हुई फोटो पर वाटरमार्क लगाना या वीडियो को अलग अलग रेजोल्यूशंस में ट्रांसकोड करना। अच्छा। वैलिड की पैटर्न में डेटा सीधे स्टोरेज में जाता है, एप्लीकेशन के पास नहीं आता, तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। आपको डेटा स्टोर होने के बाद उसे प्रोसेस करने के लिए एक अलग कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाना होगा। तो ऐसे केसेस में पुराना गेटकीपर मॉडल ही बेहतर है? हाँ, ज्यादा सीधा और बेहतर हो सकता है। चलिए इसे थोड़ा और कॉन्क्रीट बनाते हैं। हमारे सोर्स में एज़्योर का जिक्र है। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ये असल में कैसे काम करता है? हाँ, एज़्योर स्टोरेज शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स या SaaS नाम की फंक्शनैलिटी देता है, जो वैलिड की पैटर्न का एक
टेक्स्ट बुक इम्प्लीमेंटेशन है। SaaS, ठीक है। वर्कफ्लो कुछ ऐसा होता है। एक क्लाइंट जैसे मोबाइल ऐप एक लाइट वेट एपीआई से एक्सेस मांगता है। ये एपीआई अक्सर एज़्योर फंक्शन जैसा सर्वरलेस कंपोनेंट होता है। सर्वरलेस मतलब वो सर्वर के मुकाबले बहुत हल्का और सस्ता होता है। बिल्कुल। तो पूरा बोझ एक हैवी ड्यूटी सर्वर से हटकर एक छोटे स्केल टू जीरो फंक्शन पर आ गया, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर चलता है और टोकन जनरेट करने का काम करता है। स्मार्ट। वो फंक्शन रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करता है और फिर क्लाइंट के लिए एक टाइम स्कोप्ड और परमिशन स्कोप्ड SaaS टोकन जनरेट करता है। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे टोकन सिर्फ 3 मिनट के लिए वैलिड हो सकता है और सिर्फ एक स्पेसिफिक कंटेनर में एक स्पेसिफिक फाइल नेम के साथ फाइल बनाने यानी क्रिएट करने की परमिशन दे सकता है, ओवरराइट की नहीं। अच्छा, सिर्फ क्रिएट की परमिशन। हाँ, ये क्रिएट परमिशन बहुत क्लेवर है क्योंकि ये टोकन को प्रैक्टिकली सिंगल यूज बना देती है। एक बार फाइल बन गई तो टोकन बेकार हो जाता है। लेकिन सिंगल यूज टोकन का मतलब है कि अगर नेटवर्क एरर की वजह से अपलोड फेल हो गया तो यूजर को पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना होगा, एक नया टोकन रिक्वेस्ट करना होगा। ये तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए खराब हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसका समाधान क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में किया जाता है। एप्लीकेशन को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो फेलियर डिटेक्ट करे और यूजर को बिना परेशान किए बैकग्राउंड में चुपचाप एक नया टोकन रिक्वेस्ट कर ले और अपलोड रिज्यूम कर दें। अंडरस्टूड। अब यहाँ एक और एडवांस चीज आती है। एज़्योर में आप स्टोर्ड एक्सेस पॉलिसीज भी बना सकते हैं। वो क्या होती हैं? इसका मतलब है कि परमिशंस टोकन के अंदर लिखने के बजाय सर्वर पे सेंट्रली डिफाइन होती हैं। अगर कभी कोई पॉलिसी रिवोक करनी हो या उसकी परमिशंस बदलनी हो तो आप सर्वर पर एक जगह से कर सकते हैं बिना हजारों इंडिविजुअल टोकन्स को मैनेज किए। वाह, ये तो बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एज़्योर की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल क्लाउड आर्किटेक्चर पैटर्न है। Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS में भी S3 स्टोरेज के लिए प्री साइंड URLs का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित है। तो असल में वैलिड की पैटर्न सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। हाँ, ये कहता है कि अपने एप्लीकेशन सर्वर को हर काम का बोझ उठाने वाला हीरो बनाने की बजाय उसे एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर बनाओ जो सिर्फ सही लोगों को सही चाबी सही समय के लिए देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे आपका पूरा सिस्टम लाइटवेट, स्केलेबल और ज्यादा फोकस्ड बनता है। यही इसका कोर आइडिया है। ये एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर के बोझ से मुक्त करता है ताकि वो अपने कोर बिजनेस लॉजिक यानी अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, सफलता इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में छिपी है। बिल्कुल। की वैलिडिटी को मैनेज करना, परमिशंस को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के तहत जितना हो सके उतना लिमिटेड रखना और टोकन जनरेशन से लेकर डेटा ट्रांसफर तक पूरे प्रोसेस को सिक्योर बनाना। यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, वैलिड की पैटर्न डेटा ट्रांसफर को सिक्योर करता है, लेकिन एप्लीकेशन तक आने वाले इनिशियल टोकन रिक्वेस्ट्स का क्या? कैसे इस पैटर्न को गेटकीपर पैटर्न जैसे दूसरे पैटर्न्स के साथ जोड़कर एक और भी ज्यादा रोबस्ट और मल्टीलेयर्ड सिक्योर सिस्टम बनाया जा सकता है, जहां आपका एपीआई गेटवे पहले गेटकीपर का काम करे और फिर वैलिड की पैटर्न को ट्रिगर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।